स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? इनमें से कौन से देश है जो मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? पनामा, सिएरा लियोन, होंडुरास या फिर ग्वाटेमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिएरा लियोन, ऑप्शन बी। जो सिएरा लियोन है ये मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ स्थित है? पश्चिमी अफ्रीका में। ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम अफ्रीका में। ये पश्चिम अफ्रीका में देश है। जबकि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला ये कहाँ पर है? ये मध्य अमेरिका में स्थित है। मध्य अमेरिका में और कौन कौन से देश आ जाएंगे तो आते हैं इसके अलावा बेजिल, नहीं, बेलीज, कौन है? बेलीज, एल सल्वाडोर, बेलीज, उसके बाद एल सल्वाडोर, इसके बाद आता है निकारागुआ, निकारागुआ, निकारागुआ। इसके अलावा एक आता है कोस्टारिका, आता है कोस्टारिका, कोस्टारिका। मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, निकारागुआ और कोस्टारिका। मध्य अमेरिका कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? तो ये माना जाता है मेक्सिको की सीमा से पनामा नहर तक। यानी ये है मैक्सिको की सीमा से, मैक्सिको की सीमा से पनामा नहर तक, सीमा से पनामा नहर तक, पनामा नहर तक आने वाले देश, आने वाले देश मध्य अमेरिका में आते हैं। कहाँ आते हैं? तो मध्य अमेरिका में आते हैं। जो मैक्सिको की सीमा है वहां से और पनामा नहर तक जो भी देश आते हैं वो मैक्सिको की सीमा में आते हैं, तो मध्य अमेरिका में आते हैं। तो कौन कौन से देश हैं? तो 7 देश हैं: पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, निकारागुआ और कोस्टारिका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? टीटीकाका झील बोलिविया यानी पेरू में, उर्मिया झील ईरान में, रेंडियर झील रूस में। बाकी अथाबास्का झील कनाडा में। ये रेंडियर झील इसमें नहीं पड़ती है। ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है कनाडा में, ये पड़ती है कनाडा में। इसकी गहराई कितनी है? तो बात करें इस झील की गहराई की तो है करीब 219 मीटर, 219 मीटर। बात करें कनाडा की और झील की तो इसके अलावा कौन कौन झील प्रमुख झील में आते हैं? विनिपेग, कौन कौन झील? विनिपेग, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर और एक आता है ग्रेट स्लेव, है ग्रेट स्लेव। ये कुछ प्रमुख झीलें हैं कनाडा की। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य का गठन कब किया गया था? वर्ष 1953 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1957 में या फिर वर्ष 1959 में? तो वो किया गया था 5 अप्रैल 1957, यानी ऑप्शन सी। ये किया गया था 5 अप्रैल 1957 को, 5 अप्रैल 1957 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतरिम जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की, यानी ऑप्शन ए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सीएजी कहा जाता है। सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस समय सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो जिनको वो सौंपी गई जिम्मेदारी वो कौन है? तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला? तो संभाला 8 अगस्त 2020 को, 8 अगस्त 2020 ईस्वी को।
8 अगस्त 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने नियंत्रक एवं माल्याका परीक्षक का कार्यभार संभाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? नए राज्य की स्थापना करने की जो शक्ति है उनमें से किसे प्राप्त है? लोकसभा को, संसद को, राजनीतिक दलों को या फिर केंद्र सरकार को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांसद को, यानी ऑप्शन बी सांसद। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति जो है वो सांसद को प्राप्त है। ये किस अनुच्छेद में आते हैं? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या आते हैं? नए राज्यों का नए राज्यों का स्थापना, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश ये अनुच्छेद 2 में आते हैं। देखिए अनुच्छेद 3 का क्या है? अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम व सीमाओं के नाम परिवर्तित किया जाता है कि इसमें राज्यों का नाम व सीमा क्षेत्रों का नाम परिवर्तन, सीमा क्षेत्रों का नाम परिवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? नहीं, राज्यसभा के पास जो धन विधेयक आता है उसे कितने दिनों के अंदर उसे अपनी संस्तुति देनी होती है? तो कोई भी धन विधेयक पहले लोकसभा के पास आता है, फिर लोकसभा से पारित होने के बाद हो जाता है राज्यसभा के पास, और राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर उस पर अपनी संस्तुति देनी होती है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिनों के अंदर या फिर 14 दिनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा किसी राज्य का विधानमंडल, यानी ऑप्शन ए। किसी राज्य का विधानमंडल राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई थी? ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो कब लाई गई थी? तो वो लाई गई थी 1998 में, ऑप्शन सी 1998। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो दल वाली तिलहनी फसल है? इनमें से वो कौन सी फसल है जो दो दाल के साथ साथ तिलहनी फसल है? अलसी है, सूरजमुखी है, मूंगफली है या फिर लोबिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली। ये तिलहनी फसल है और इसके दो दाल भी निकलती हैं इसमें से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन से। इस इसको प्रारंभ कब किया गया था, यानी तिलहन प्रौद्योगिकी का मिशन प्रारंभ कब किया गया था? तो किया गया था 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिची में, भुसावल में, सहारनपुर में या फिर पुणे में? तो वो स्थित है केरल के त्रिची में, यानी ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल के त्रिची। वहाँ पे केरल नहीं, तमिलनाडु के त्रिची में। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक क्या है? यानी इनमें से कृषि क्षेत्र है उसका शीर्ष बैंक क्या होता है? तो होता है नाबार्ड, ऑप्शन सी नाबार्ड। नाबार्ड का हिंदी में क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इंग्लिश में से क्या हो जाएगा नाबार्ड का? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट।
नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में। बात करें इसकी स्थापना कब की थी तो की गई थी 12 जुलाई 1982 को। एक कमेटी थी जिसका नाम था शिवरमन कमेटी। कमेटी का नाम हो जाएगा शिवरमन कमेटी। कौन कमेटी थी? वो थी शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ था? भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी। भारतीय पेटेंट कानून 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज यानी SEZ नीति कब घोषित की गई थी? ये सेज नीति है वो कब घोषित की गई थी? अप्रैल 2000, अप्रैल 2001, 2002, 2003। तो की गई थी अप्रैल 2000 में, यानी ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अप्रैल 2000 में की गई थी। सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका हिंदी में हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विश्व व्यापार संगठन कहाँ स्थित है? यानी वर्ल्ड ट्रेड विश्व व्यापार संगठन का इंग्लिश में क्या होता है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। यानी विश्व व्यापार संगठन कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वाशिंगटन में या फिर लंदन में? तो ये स्थित है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तो हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो है स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसके वर्तमान महानिदेशक वर्तमान महानिदेशक तो एक अफ्रीकी भारतीय मूल के निवासी हैं, जो कि पहली महिला हैं, महिला अध्यक्ष। उनका नाम क्या है? तो है नागोजी ओकोंजा इवेला। उनका क्या नाम है? नागोजी नागोजी ओकोंजा नागोजी ओकोंजा इवेला। नाकोंजी ओकोंजा इवेला। नाकोजी ओकोंजा इवेला, जो कि अफ्रीकी मूल की अमेरिकी नागरिक है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों ने निम्न में से किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है? यानी इनमें से किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया गया है? टंगस्टन, ग्रेफीन, क्रोमियम या फिर ग्रेफाइट? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी ग्रेफीन की सहायता से। यानी ग्रेफीन की सहायता से वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। इसके बाद में तापमान की, तो इसका तापमान कितना हो जाता है? तापमान कितना होता है? लगभग 25,000 डिग्री सेल्सियस तक। इसका तापमान हो जाता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इनमें से कौन सी सदिश राशि है? ये सदिश राशि से कहते हैं जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा और परिणाम, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। दोनों की आवश्यकता। इस सदिश राशि में कौन कौन आ जाएगा? तो आता है सदिश राशि में बल, बल, वेग, विस्थापन, बल, वेग, विस्थापन। इसका आता है त्वरण, त्वरण, संवेग, आवेग। ये सब क्या है? ये सब सदिश राशियां हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा
ऑप्शन सी यानी विस्थापन, लेकिन इनमें से ये सदिश राशि है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फलों को फलों के पकने में बढ़ावा देता है? इनमें से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर एथिलीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। जो एथिलीन है वो फलों को पकने में बढ़ावा देता है। एथिलीन क्या है? ये एक कार्बनिक यौगिक है। एथिलीन एक क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। एथिलीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र क्या रहता है? तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसका C2H4। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H4। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो विटामिन बी और सी यानी सी तथा बी हैं जो ये जल में घुलनशील होते हैं। ये क्या है? जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं और यही जो है शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या फिर पके फल के लेटेक्स से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना पके फल के लेटेक्स के, यानी ऑप्शन सी, बिना पके फल के लेटेक्स से। ये प्राप्त कैसे किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है उसके दूध से। यानी फलों को जब आधा पका होता है तो फलों के बीच में से ऐसे चीर दिया जाता है जिससे दूध निकलता है। उनका दूध क्या है? उनका दूध लसीला होता है। इसमें यानी उस फल में 12% अफीम पाई जाती है। इसमें 12% अफीम पाई जाती है। 12% अफीम पाई जाती है। 12% अफीम पाई जाती है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम से तात्पर्य है, यानी एटीएम का इनमें से फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एडवांस ट्रांजैक्शन मशीन? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका हो जाएगा इंग्लिश में एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वचालित गणक मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? यानी इनमें से किस नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? नई दिल्ली में, तिरुवनंतपुरम में, कोलकाता में या फिर जोधपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन ए, नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। 1980 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? 2003 चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या फिर केरला में? तो वो किया गया था चेन्नई में, यानी 2003 चेन्नई में, ऑप्शन है 2003 को चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो निम्न में से क्या है? जलीय फर्न क्या है? साल्विनिया, अजोला, अगर नहीं है तो हो जाएगा एजोला, मार्सिलिया या फिर पेरेडियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजोला। तो हो जाएगा एजोला। यह ठंडे पानी में उगने वाला एक घास का पौधा होता है। इसकी वृद्धि इतनी तेज होती है कि ये 20 से 30 दिनों में, कितने 20 से 30 दिन में इनकी संख्या दुगुनी हो जाती है। 20 से 30 दिन में संख्या दुगुनी हो जाती है। संख्या दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है।
ये धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में किस फसल का प्रयोग किया जाता है? तो धान की फसल के लिए। धान की धान की फसल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सहजीवी पाए जाते हैं। इसमें सहजीवी का नाम क्या क्या हो जाएगा? इसमें कौन कौन सहजीवी पाए जाते हैं? तो है एनाबीना, एनाबीना, इसका क्या कहता है? एजोली, कौन कौन? एनाबीना, एजोली, ये क्या है? ये शैवाल सहजीवी रूप में वास करते हैं। जो शैवाल है वो सहजीवी रूप में पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? यानी उत्तर प्रदेश में इनमें से किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल की खेती की जाती है? पूर्वी क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में? जिले कौन कौन से आते हैं? तो आते हैं जालौन, कौन कौन जाएंगे? जालौन, झांसी, जालौन, झांसी, इसके बाद आ गया ललितपुर, ललितपुर, इसके बाद हमीरपुर, हमीरपुर, बांदा, हमीरपुर, बांदा, महोबा, ये सब कहाँ आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में ये जिले आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय निम्न में कौन है? इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1887 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1887 ईस्वी में। जबकि बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। बात करें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। और लखनऊ विश्वविद्यालय की 1921 ईस्वी में। लखनऊ की 1921 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड निम्न में कहाँ स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में, या फिर लखनऊ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर, यानी ऑप्शन सी कानपुर। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड है वो कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1997 में। 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में।